हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी वाइज बैंकिंग यूट्यूब चैनल पे एंड अरिथमेटिक रिवीजन के सीरीज में। ये सीरीज इतनी अच्छी सीरीज है गाइज, अगर आप इस सीरीज को कंटिन्यू फॉलो करोगे। अभी तक मैंने 200 प्लस अरिथमेटिक के ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ा दिए हैं जो कि आपके एवरी बैंकिंग एग्जाम में 101% आते हैं। ईच एंड एवरी टॉपिक के मैंने एग्जाम का क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है। तो प्लीज गाइज ये प्लेलिस्ट का क्वालिटी का कंटेंट जरूर देखना चाहिए। 2025 के सभी बैंकिंग एग्जाम्स में ये प्लेलिस्ट काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अभी से प्लेलिस्ट का नाम नोट डाउन कर लो, अरिथमेटिक रिवीजन सीरीज। ठीक है, तो चलिए गाइस वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। प्लीज अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। 99 रुपीज में एसबीआई क्लर्क मेंस बैच काफी इंपॉर्टेंट आपकी स्टार्ट है। तो प्लीज आपको लाइव प्लस रिकॉर्डिंग मिलने वाली है, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में एनरोल कर लीजिए। एनरोल करने के लिए कुछ भी नहीं, studyWise26@gmail.com के ऊपर सभी चीजें स्मॉल है। आपको मेल करना है, आई एम इंटरेस्टेड करके मैसेज लिखना है। उसके बाद टेलीग्राम चैनल का आपको एक लिंक सेंड कर दूंगा, पेमेंट कर देना है, आपको एसेस मिल जाएगा मार्च मंथ की सभी रिकॉर्डिंग देख लेने का एंड मार्च मंथ के लिए पूरा कोर्स एनरोल करने का। लाइव क्लासेस होते गए 1.5 आवर के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी दोनों सेक्शन में पढ़ाता हूँ। तो प्लीज गाइज एक बार देख लीजिए क्वालिटी का कंटेंट। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। वीडियो में क्या बोला है गाइज, पाइप ए आपको पॉज करना है, सॉल्व करने की कोशिश करनी है। पाइप ए कैन फिल द टैंक इन 10 आवर। तो पाइप ए को कितना टाइम लगता है गाइज, पाइप ए को 10 आवर लगते हैं। अब आगे क्या बोला है, एंड पाइप बी टेक्स 3 आवर मोर टाइम टू फिल हाफ ऑफ द टैंक। आधा टैंक भरने के लिए 3 घंटे ज्यादा लेती है देन द टाइम टेकन बाय पाइप ए। तो आधी टैंक भरने के लिए टाइम पाइप ए को कितना टाइम लगेगा, 5 आवर लगेंगे। आधी टैंक भरने के लिए टैंक ए को कितना टाइम लगेगा, टैंक ए को 5 घंटे लगेगी। तो टैंक बी को कितना घंटा लगेगा, हाफ टैंक भरने के लिए, आधे टैंक भरने की बात हो रही है। ठीक है, हाफ ऑफ द टैंक भरने के लिए ए को कितना टाइम लगेगा, 5 घंटे। तो बी को कितना टाइम लगेगा, आधी आधी टंकी भरने के लिए बी को 5 + 3, क्योंकि 3 घंटे ज्यादा लगते हैं ए से आधी टंकी भरने के लिए। तो 8 आवर लगते होंगे। आधी टंकी भरने के लिए 8 आवर, तो पूरी टंकी भरने के लिए कितना टाइम लगता होगा, 16 आवर लगते होंगे। ठीक है, बी को कितना टाइम लगता होगा, 16 आवर। एबीसी टुगेदर कैन फिल द टैंक सेम टैंक इन 5 आवर। बट तीनों अगर मिलके काम करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तो कितना टाइम लगता है गैस, उनको 5 आवर लगते हैं। कितना टाइम लगता है, 5 आवर लगते हैं। तो 10, 16 एंड 5 का एलसीएम मुझे क्या मिल जाएगा, 80 आवर मिल जाएगी, 80 यूनिट मिल जाएंगे। तो 80 यूनिट को टोटल वर्क में अज्यूम करूंगा। तो टोटल वर्क को टाइम इंटू वर्क करूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, टाइम इंटू एफिशिएंसी करूंगा तो वर्क मिल जाएगा। टाइम इंटू एफिशिएंसी करूंगा तो वर्क मिल जाएगा। तो वर्क को अगर मैं टाइम पीरियड से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगी, एफिशिएंसी मिल जाएगी। वर्क को अगर मैं टाइम पीरियड से डिवाइड कर दूं तो मुझे एफिशिएंसी मिल जाएगी। तो वर्क को मुझे टाइम पीरियड से डिवाइड करना है, तो वर्क एक ऐसा नंबर अज्यूम करना पड़ेगा जिससे कि मैं टाइम पीरियड से डिवाइड कर सकूं। तो 80 एक ऐसा नंबर है जिससे कि मैं 10 से भी डिवाइड कर सकता हूँ। 10 से डिवाइड करूंगा तो मुझे ए की एफिशिएंसी पता चल जाएगी। बी से डिवाइड करूंगा तो मुझे बी की एफिशिएंसी पता चल जाएगी बी के टाइम पीरियड से। एंड तीनों के टाइम पीरियड से डिवाइड करूंगा तो मुझे तीनों की एफिशिएंसी पता चल जाएगी। तो तीनों की एफिशिएंसी मिलाने के बाद कितनी है, तीनों की एफिशिएंसी 16 है। उसमें से ए एंड बी की एफिशिएंसी 13 है। तो सी की एफिशिएंसी कितनी मिल जाएगी मुझे, सी की एफिशिएंसी 3 यूनिट मिल जाएगी। सी की एफिशिएंसी 3 यूनिट। आपको क्या निकालने के लिए बोला है, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय बी एंड सी टुगेदर टू फिल द टैंक। तो बी की एफिशिएंसी 5 है एंड सी की एफिशिएंसी कितनी है, सी की एफिशिएंसी 3 है। तो बी एंड सी की एफिशिएंसी 8 यूनिट। टोटल वर्क 80 यूनिट, यूनिट से यूनिट कैंसल आउट। तो बी एंड सी को कितना टाइम लगता होगा, बी एंड सी को 10 आवर्स लगते होंगे। ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। ठीक है, सभी को क्लियर है कैसे सॉल्व किया है। तो ऑलवेज ये जो टाइम वर्क एंड एफिशिएंसी के क्वेश्चंस होते हैं, इसी मेथड से सॉल्व करना है। एक ही फार्मूला आपको रट लेना है। इस कॉलम में आ जाएगा टाइम, सबसे बीच में आ जाएगा वर्क एंड सबसे एंड में क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी आ जाएगी। एंड ऑलवेज ध्यान में रखना है कि टाइम को मैं सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। जैसे कि यहाँ पर 5 घंटे लगे हैं तो बी एंड सॉरी बी का टाइम एंड ए का टाइम कितना हो जाएगा, 26 आवर हो जाएगी। तो यहाँ पे तो 5 ही घंटे लगे, तो ऐसे में टाइम को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, बट एफिशिएंसी को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, सॉल्व करने की कोशिश करूं। 1 मिनट का टाइम देता हूं एवरी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सॉल्व करो गाइस, 1 मिनट बाद मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा।
आई होप कि आपने सॉल्व कर लिया होगा गाइस। तो क्या बोला है देखो, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ए एंड बी का आपको क्या गिवन है, टाइम पीरियड गिवन है कि ए को 18 दिन लगते हैं एंड बी को कितने दिन लगते हैं, बी को 24 दिन लगते हैं। तो टाइम पीरियड के कॉलम में ए को कितना दिन लगता है, ए को 18 डेज लगते हैं। बी को कितना टाइम लगता है, बी को 24 डेज लगते हैं। तो ए एंड बी का टाइम पीरियड मैंने नोट डाउन कर लिया। ए एंड बी का अगर मैंने टाइम पीरियड नोट डाउन कर लिया है, तो आगे क्या गिवन है, ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर एंड आफ्टर 6 डेज, 6 डेज तक इन दोनों ने काम किया। तो 18 एंड 24 का एलसीएम क्या आता है, 18 एंड 24 का एलसीएम आता है 72 यूनिट। तो टोटल वर्क अगर मैं 72 यूनिट अज्यूम करूंगा, तो टोटल वर्क को टाइम पीरियड से डिवाइड करूंगा ए के, तो मुझे ए की एफिशिएंसी पता चल जाएगी। ए की एफिशिएंसी क्या पता चल जाएगी, 18 से डिवाइड करूंगा तो 4 मिल जाएगा, 4 यूनिट ए की एफिशिएंसी। बी की एफिशिएंसी क्या मिल जाएगी, बी की एफिशिएंसी 3 यूनिट मिल जाएगी। 72 को 24 से डिवाइड करूंगा तो 3 यूनिट मिल जाएगी। एंड ए एंड बी मिलके काम करते हैं, इसका मतलब ए एंड बी को काम करने के लिए कितने यूनिट लगते होंगे, दोनों मिलके काम करते हैं तो 4 यूनिट प्लस 3 यूनिट टोटल 7 यूनिट। अब तो दोनों मिलके काम करते हैं मतलब 7 यूनिट काम करते हैं, कितने दिन तक काम करते हैं, 6 दिन तक काम करते हैं। तो 7 इंटू 6 मतलब कितना काम खत्म करते हैं वो दोनों मिलके, 42 यूनिट काम खत्म कर देते हैं। कितना काम खत्म कर देते हैं, 42 यूनिट काम खत्म कर देते हैं 72 में से। तो कितना काम रिमेनिंग बचेगा, रिमेनिंग काम बचेगा 30 यूनिट। अब 30 यूनिट काम रिमेनिंग बचेगा एंड आगे क्या बोला है, ए इंक्रीजेस हिज एफिशिएंसी बाय 50%। 50% से ए क्या कर देता है, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज कर देता है। 50% से इंक्रीज कर देता है, इसका मतलब क्या कर देता है, 4 का 50% क्या आता है, 4 का 50% 2 आता है। तो 2 से इंक्रीज कर देता होगा, 2 से इंक्रीज करने के बाद 6 यूनिट हो जाती होगी उसकी एफिशिएंसी। तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाती है, 6 यूनिट। ए की एफिशिएंसी 6 यूनिट एंड बी क्या कर देता है, बी इंक्रीजेस हिज एफिशिएंसी बाय x%। अब बी क्या कर देता है भाई, बी x% से उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज कर देता है। कितने परसेंट से, x% से, x% से इंक्रीज कर देता है। एंड पूरा जो काम है, मतलब स्टार्टिंग से पूरा जो काम है वो 9 डेज में खत्म होता है। पूरा काम 9 डेज में खत्म होता है, इसका मतलब क्या, पहले 6 दिन में कितने यूनिट काम खत्म हुआ है, पहले 6 दिन में 42 यूनिट काम खत्म हुआ है। तो अब रिमेनिंग जो 30 यूनिट काम है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा, वो कंप्लीट होगा 3 दिन में। सॉरी, वो कितने दिन में कंप्लीट होगा, वो 3 दिन में कंप्लीट होगा। तभी तो 6 प्लस 3 करूंगा तो टोटल काम 9 डेज में खत्म होगा। इसका मतलब 3 दिन में काम खत्म होगा। एंड बी की एफिशिएंसी क्या मिल जाएगी मुझे, बी की एफिशिएंसी के लिए बॉक्स बना लेते हैं। बी की एफिशिएंसी मुझे क्या मिल जाएगी, बी की एफिशिएंसी के लिए क्या बना लेते हैं, बी की एफिशिएंसी के लिए बॉक्स बना लेते हैं। तो 3 से डिवाइड करूंगा दोनों डायरेक्शन में तो क्या मिल जाएगा, 3 से डिवाइड करूंगा तो 10 मिल जाएगा। 3 से 10 डिवाइड करूँगा तो 10, तो 6 यूनिट प्लस क्या मिल जाएगा, बी की नई एफिशिएंसी मतलब बॉक्स। बी की नई एफिशिएंसी मतलब क्या मिल जाएगा, मतलब बॉक्स मिल जाएगा। 6 यूनिट इस डायरेक्शन में आ जाएगा तो बी की नई एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 4 यूनिट। बी की नई एफिशिएंसी मिल जाएगी मुझे 4 यूनिट। तो कितने का इंक्रीज हुआ है, 1 का इंक्रीज हुआ है। बट यहाँ पे तो बोला है कि x% का इंक्रीज हुआ है। बट 1 का इंक्रीज हुआ है 3 यूनिट पे। 1 का इंक्रीज हुआ है, 1 का इंक्रीज हुआ है 3 यूनिट पे, तो 100 पे कितने का? तो 100 पे कितने का इंटू 100 करना पड़ेगा। तो आंसर क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा 33.33% का इंक्रीज है। कितने का इंक्रीज है? 33.33% का। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते गाइस, थर्ड नंबर का क्वेश्चन करते हैं आज का। ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाता है। 1 मिनट बाद हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करो।
हो गया गाइस सॉल्व, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। क्या बोला है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। अब सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकाल सकते हैं हम? कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब अगर इस सिलेंडर को इस साइड से ऐसे पेंट करना है सभी डायरेक्शन से 360 डिग्री से, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया बोलेंगे। तो जो ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो सिलेंडर का इतना है 1056 है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है, 1056 है। एंड कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला क्या आता है, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल का फार्मूला क्या आता है, 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल को, ये जो आपको सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल दिख रहा है, इस सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल को एच हाइट तक अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इंटू क्या मिल जाएगा, एच मिल जाएगा। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है। इंटू क्या मिल जाएगा, इंटू आर मिल जाएगा। इंटू क्या मिल जाएगा, इंटू एच मिल जाएगा। एंड आगे क्या गिवन है, हाइट ऑफ अ सिलेंडर 14 सेंटीमीटर। तो एच की जगह पे मैं 14 सेंटीमीटर लिख देता हूँ। तो एच की जगह पे मुझे क्या मिल जाएगा, एक एच की जगह पे 14 सेंटीमीटर मिल जाएगा। आगे क्या बोला है, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल, ठीक है, सर्कल के बारे में बोल दिया है। तो सर्कल का ये जो रेडियस होगा, सर्कल का ये जो रेडियस होगा उसके बारे में बोल दिया है। तो सर्कल का जो रेडियस है, वो जो रेडियस है सर्कल का एंड रेडियस ऑफ अ सिलेंडर है, वो 7 एंड 6 के रेशियो में है। तो सर्कल का रेडियस एंड सिलेंडर का रेडियस ये 7:6 के रेशियो में, ठीक है। कौन से रेशियो में, 7 एंड 6 के रेशियो में। कौन से रेशियो में, 7 एंड 6 के रेशियो में, ठीक है। तो सर्कल का रेडियस एंड सिलेंडर का रेडियस। तो सिलेंडर का रेडियस निकाल लेते हैं सबसे पहले, तो इस फार्मूला से 14 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 14 से डिवाइड करूंगा तो 14, 14 से कम 84, 14 7 98, 98 मिल जाएगा। 7 बचा, 6 बचा, 7 बचा, 6 बचा। 14 से तो नहीं कर सकते डिवाइड, 14 से नहीं कर सकते गाइज, एक काम कर लेते, 7 से डिवाइड कर लेते, क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। 22 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 22 से डिवाइड करूंगा तो 22 चौक 88, 88 मिल जाएगा। 88 मतलब ही 12 और 5 क्या मिलता है, 17, 176। 22 5 14 से 22 32 से 22 सती 84 से 22 आठी 22 22 32 से 22 सती 54 से 22 आठी 76 से क्या मिल जाएगा, 22 8 जा 176 मिल जाएगा। 22 8 जा 176। अब 4 से अगर मैं डिवाइड करूंगा, 2 इंटू 2 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 4 से डिवाइड करूंगा तो 12 मिल जाएगा। तो आर की वैल्यू क्या मिल जाएगी, आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू अगर 12 सेंटीमीटर है, आर वन की वैल्यू अगर 12 सेंटीमीटर है, आर वन की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, तो आर टू मतलब रेडियस ऑफ अ सर्कल की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 14 सेंटीमीटर। क्योंकि ये कौन सा रेशियो में था, ये 6 एंड 7 के रेशियो में था। 6 एंड 7 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 12 एंड 14 मिल जाएगा। तो रेडियस ऑफ अ सर्कल 14 मिल जाएगा। आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ अ सर्कल। एरिया ऑफ अ सर्कल क्या मिलता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू क्या मिलती है, 22/7। 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14, क्या मिल जाएगा, 14 इंटू 14। 7 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 7 से डिवाइड करूंगा तो 2 मिल जाएगा। एंड 2 इंटू 14 क्या मिलता है, 28। 28 इंटू 2 क्या मिलता है, इसे मैं 11 इंटू 2 लिख सकता हूँ। 28 इंटू 2 56, 56। 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक क्या है, 6। दोनों की एडिशन 6 प्लस 5 11 का फिर से 1 कैरी एंड 5 प्लस 1 क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। तो आंसर क्या मिल जाएगा, 616 मिल जाएगा। इसका प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। 616 कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो आपका आंसर क्या बनेगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। ठीक है, क्लियर है सभी को कैसे सॉल्व किया है। तो रेडियस ऑफ अ सर्कल क्या मिला, मुझे 12 मिला। रेडियस ऑफ अ सिलेंडर 12, तो रेडियस ऑफ अ सर्कल 14। रेडियस ऑफ अ सर्कल का, एरिया ऑफ अ सर्कल का फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला 2 पाई आर एच। एंड एरिया ऑफ सॉरी वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर का फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच। ये वॉल्यूम का फार्मूला है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला है। तो ये सभी चीजें आपको फार्मूला पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, सॉल्व करने की कोशिश करूं, 1 मिनट का टाइम दिया जाता है।
तो चलिए गाइस, आई होप कि आपका सॉल्व हो गया होगा। क्या बोला है गाइस, देख लेते हैं। यहाँ पर बोला है कि इफ देयर इज इंक्रीमेंट इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, एक कंपनी है जिसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इंक्रीज हो चुकी है, इंक्रीमेंट आ गया है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ऐड हो गए हैं एक ऑफिस में। ऐड कैसे हो गए? 14 के 15 हो चुके हैं। पहले अगर 14 एम्प्लॉय थे तो अब कितने हो चुके हैं? अब 15 एम्प्लॉय हो चुके हैं। तो ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का रेशियो क्या मिल जाएगा मुझे? 14 एंड 15 का मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का रेशियो। अब आगे क्या बोला है? एम्प्लॉइज बढ़ गए तो जाहिर सी बात है कंपनी के ऊपर खर्च भी बढ़ेगा। खर्च बढ़ने से उन्होंने क्या कर दिया है कि उनकी जो सैलरी है, उनके जो वेजेस है, उसमें रिडक्शन ला लिया है। रिडक्शन, उनकी जो सैलरी है 25 से 21 कर दी है। पहले अगर 25 थी, तो अब कितनी कर दी है? अब उनकी सैलरी, अब उनकी क्या हो जाएगी सैलरी? 25 से 21 हो जाएगी। उनकी सैलरी का रेशियो 25 से 21 हो गया। आपको क्या निकालने के लिए बोला है गाइस? आपको निकालने के लिए बोला है देन द रेशियो बाय व्हिच टोटल वेजेस ऑफ द एम्प्लॉयज शुड डिक्रीज। तो टोटल वेजेस ऑफ द एम्प्लॉयज, टोटल वेजेस का मीनिंग क्या होता है गाइस? कि पूरा कंपनी के ऊपर जो टोटल वेजेस का खर्चा है, वो कितने से डिक्रीज हुआ है। क्या बोला है? वो कितने से डिक्रीज हुआ है, ठीक है? या फिर आपको रेशियो बोला है कि कितने से एम्प्लॉय शुड बी डिक्रीज एज, वेजेस का जो टोटल खर्चा है वो कितने से डिक्रीज होना चाहिए, या फिर उसका आपको सिंपल लैंग्वेज में रेशियो बोल दिया है। तो 14 लोग थे, ₹25 पर सैलरी मिलती थी, तो 14 इंटू 25 क्या मिल जाएगा? दोनों तरफ से कुछ कैंसल आउट होता है क्या? कैंसल आउट कर दो। 7 से डिवाइड करूँगा तो 7 टू ज़ा, 7 से डिवाइड करूँगा तो 7 थ्री ज़ा। उसके बाद क्या मिल जाएगा गाइस? 5 से डिवाइड करूँगा तो क्या मिल जाएगा? 5 5 ज़ा, 5 से डिवाइड करूँगा तो 5 थ्री ज़ा। मुझे नया रेशियो क्या मिल जाएगा? 2 इंटू 5 क्या मिलता है? ₹5, 2 लोगों को सैलरी, तो टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी? 10 यूनिट, ठीक है? उसके बाद 3 लोगों को 3 यूनिट के सैलरी के हिसाब से क्या मिल जाएगा? 9 यूनिट। तो सैलरी के बीच में जो रिडक्शन आया है, ये जो रेशियो मिला है मुझे टोटल वेजेस के बीच में, एम्प्लॉइज के टोटल वेजेस के बीच में, एज़ अ डिक्रीज़ कितना हुआ है? 10 से 9 हुआ है। 10 से 9 हुआ है मतलब क्या हुआ है? ऑप्शन नंबर डी हुआ है, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी हुआ है, तो ये क्या मिल जाएगा मुझे? वेजेस के बीच में, रेवेन्यू के बीच में क्या मिल जाएगा मुझे? डिफरेंस मिल जाएगा। ये टोटल सैलरी मिल जाएगी, टोटल वेजेस मिल जाएँगे। टोटल वेजेस 14 लोगों के एंड 15 लोगों के टोटल वेजेस का ये क्या है? रेशियो है, ठीक है? फाइनल टोटल वेजेस का रेशियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, सॉल्व करने की कोशिश करो। हो गया क्या गाइस सॉल्व? तो देखो गाइस क्या बोला है, सबसे पहले तो क्वेश्चन को रीड कर लेना है शांति से। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो एक बार क्वेश्चन को 2-3 बार रीड करते जाओ। तो क्या बोला है, एक फ्रेश ग्रेप्स है। फ्रेश ग्रेप्स की बजाय मैं एप्पल कंसीडर करता हूँ। फ्रेश ग्रेप्स है। फ्रेश ग्रेप्स कंटेन 96% ऑफ वाटर। 96% ऑफ क्या है? वाटर है। 96% ऑफ वाटर है, तो बाकी का जितना भी रिमेनिंग पार्ट होगा वो क्या होगा? बाकी का जितना भी रिमेनिंग परसेंट पार्ट होगा, 4% पार्ट होगा, वो क्या होगा? पल्प होगा। पल्प मतलब इसके अंदर जो मास होता है, जो सॉलिड पार्ट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम पल्प बोलते हैं, ठीक है? मैं उसे मास मास बोलूँगा, पल्प नहीं बोलूँगा, ठीक है? तो इसके अंदर मास कितना है? मास है 4% का। अब मूवी में मत चले जाना मास बोला है तो, ठीक है?
तो आगे क्या बोला है गाइस देखो, आगे बोला है एंड ये जो ड्राइड पल्प है, ये विल नहीं होना चाहिए था, व्हाइल होना चाहिए था, ठीक है? व्हाइल एक ड्राइड ग्रेप्स है, ड्राइड ग्रेप्स है कंटेंट्स 52% ऑफ वाटर, तो यही ग्रेप्स ड्राई हो चुका है, धूप में सूखने के बाद ड्राई हो चुका है। तो इसके अंदर 52% ऑफ वाटर है, तो 48% ऑफ पल्प होगा। क्या हो जाएगा? 48% ऑफ क्या हो जाएगा? 48% ऑफ पल्प हो जाएगा। 48% ऑफ अगर पल्प हो जाएगा, 48% ऑफ अगर पल्प हो जाएगा, तो आपको क्या निकालने के लिए बोला है? आपको निकालने के लिए बोला है विद द रिमेनिंग प्रोपोर्शन बीइंग पल्प, आपको निकालने के लिए बोला है व्हाट इज द वेट ऑफ द ड्राइड ग्रेप्स अवेलेबल फ्रॉम 12% सॉरी 12 केजी फ्रेश ग्रेप। तो 12 केजी अगर फ्रेश ग्रेप्स हो गए मेरे पास, तो उन 12 केजी फ्रेश ग्रेप से, उन 12 केजी फ्रेश ग्रेप से मेरे पास कितने केजी, मेरे पास कितने केजी ड्राइड ग्रेप्स मिलेंगे, ये आपको क्वेश्चन बोला है। मतलब 12 केजी फ्रेश ग्रेप से कितने केजी ड्राइड ग्रेप्स मिलेंगे, ये आपको क्वेश्चन किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। अब देखो गाइस, सिंपल चीज है, सिंपल चीज है। तो आपको सबसे पहले तो एक चीज नोटिस करनी पड़ेगी, यहाँ पर ये जो ऑरेंज है या फिर ये जो एप्पल है या फिर ये जो ग्रेप्स है, ये ग्रेप्स एंड ये जो ड्राइड वाला ग्रेप्स है, ये सेम ही ग्रेप्स है। बट इसके अंदर ये जो वाटर का प्रोपोर्शन है, 96% वाटर था पहले, अब कितना वाटर है? अब 52% वाटर है। तो वाटर कहाँ चला गया? वाटर इवेपोरेट हो गया। वाटर कहाँ चला गया? वाटर इवेपोरेट हो गया। वाटर इवेपोरेट हो गया, बट इसके अंदर जो पल्प था, जो मास था, वो तो इवेपोरेट नहीं हो गया ना। जो सॉलिड पार्ट था वो तो इवेपोरेट नहीं हो गया है ना, बिल्कुल नहीं हो गया। तो वो पार्ट एज इट इज ड्राइड पल्प में भी सेम ही रहेगा, ड्राइड ऑरेंज या फिर एप्पल में भी वही रहेगा। इसका ही मतलब मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि 4% ऑफ फ्रेश 4% ऑफ फ्रेश एप्पल इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? इज इक्वल टू 48% इज इक्वल टू 48% ऑफ ड्राइड एप्पल, इज इक्वल टू 48% ऑफ ड्राइड एप्पल। 4% पल्प ऑफ फ्रेश एप्पल इज इक्वल टू 48% पल्प ऑफ ड्राइड एप्पल। इन दोनों के बीच में ये जो पल्प का पार्ट है, ये पल्प का पार्ट क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। इक्वल क्यों होगा? क्योंकि पल्प तो इवेपोरेट नहीं हुआ है, सिर्फ वाटर इवेपोरेट हुआ है, एंड वाटर इवेपोरेट होने की वजह से ये 48% एंड 4% का रेशियो चेंज है। मतलब वाटर का एंड पल्प का रेशियो है ये। वाटर 96 है, तो पल्प कितना है? पल्प है 4। यहाँ पर वाटर 52 है, तो पल्प कितना है? पल्प है 48। तो 4% ऑफ फ्रेश ऑरेंज का जो पल्प है, वो 48% ऑफ ड्राइड ऑरेंज के पल्प के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो परसेंट से परसेंट कैंसल आउट हो जाएगा। फ्रेश अपॉन राइट करूंगा, एफ अपॉन डी करूंगा, ठीक है। फ्रेश अपॉन राइट करूंगा, डी को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाऊंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा? 12 मिल जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 मिल जाएगा। 12 मिल जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 मिल जाएगा। इसका ही मतलब अगर 12 केजी या फिर 12 यूनिट मेरे पास फ्रेश फ्रूट है, 12 यूनिट मेरे पास फ्रेश फ्रूट है, तो उसका 1 यूनिट क्या मिल जाएगा मुझे? ड्राई ड्राई फ्रूट मिल जाएगा, ठीक है। ड्राइड ग्रेप्स मिल जाएगा, ड्राइड पार्ट मिल जाएगा। तो आपको क्या निकालने के लिए बोला है? 12 केजी अगर फ्रेश फ्रूट होगा, तो 12 यूनिट की वैल्यू 12 केजी। 12 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 12 केजी। तो 12 केजी अगर मेरे पास फ्रेश फ्रूट होगा, तो उसका ड्राइड पार्ट कितना मिल जाएगा मेरे पास? 1 केजी मिल। तो आपको वही तो क्वेश्चन क्या है कि ड्राइड पार्ट कितना मिलेगा 12 केजी फ्रेश ग्रेप से? तो ड्राइड पार्ट मिलेगा मुझे 1 केजी। तो आंसर क्या मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 मिल जाएगा। राइट पार्ट कितना मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 मिल जाएगा। सभी को क्लियर है क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया है? इतने डिटेल वे में इतने समझा के एक्सप्लेन करके कोई यूट्यूब चैनल पे पढ़ाया जाता है क्या? प्लीज एक बार कंफर्म कर, ठीक है। इंसल्ट की जाती है गाइस, 25-26 साल के हो गए हो, इंसल्ट अभी अच्छा नहीं लगता, दोस्त की तरह पढ़ाता हूँ। तो प्लीज गाइस ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करते जाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 1 मिनट टाइम दिया जाता है, सॉल्व करने की कोशिश करो।
आई होप कि आपका सॉल्व हो गया होगा। तो चलिए गाइस देख लेते हैं क्या बोला है। आयुष नाम का बंदा है। आयुष क्या करता है, कार से जाता है, एक प्लेस के ऊपर जाता है 24 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, 24 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कार से ट्रैवल करता है, ठीक है। एंड रिटर्न आता है लोअर स्पीड से। लोअर स्पीड से मतलब 24 से स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रिटर्न आता है लोअर के स्पीड से मतलब 24 से कम। एंड एवरेज स्पीड आपको बता दी है 16 किलोमीटर पर आवर टोटल जर्नी की, मतलब जाने की और आने की एवरेज जो स्पीड है, एवरेज स्पीड है 16 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड अगर 16 किलोमीटर पर आवर है, तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट क्या कर देंगे, एवरेज अगर 16 किलोमीटर पर आवर है, तो एवरेज को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जाना और आना, तो 32 किलोमीटर पर आवर मिल जाएगा। ये 24 है तो ये कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। रिटर्न आना कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर। टोटली गलत मेथड है, टोटली गलत मेथड है, ठीक है। टोटली मतलब टोटली गलत मेथड है। तो देखो गाइस, एक फार्मूला होता है एवरेज स्पीड का। अभी ये फार्मूला नोट डाउन कर लो। एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाय S1 प्लस S2। ये फार्मूला सभी को वॉल पे स्टिक कर लेना है। ये फार्मूला 101% इंपॉर्टेंट है। तो एवरेज स्पीड कितनी मिल जाएगी मुझे, 16 मिल जाएगी। 2 इंटू S1 की वैल्यू मतलब स्पीड 1 की वैल्यू कितनी है, 24 है। स्पीड 2 की वैल्यू कितनी है, लोअर स्पीड है, इसका मतलब इसके लिए मैं S2 ही कंसिडर करूंगा। डिवाइडेड बाय क्या मिल जाएगा, S1 प्लस S2, इसका मतलब 24 प्लस क्या मिल जाएगा, S2 मिल जाएगा, ठीक है। 16 से डिवाइड करूंगा या फिर 8 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 8 टू जा, फिर क्या मिल जाएगा, 8 टू जा, फिर क्या मिल जाएगा, 8 थ्री जा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 24 एंड S2 इस डायरेक्शन में आएगा तो क्या मिल जाएगा, 24 प्लस S2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू 3S2 मिल जाएगा। तो S2 को इस डायरेक्शन में भेज दूंगा तो 24 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2S2 मिल जाएगा। तो 2S2 इज इक्वल टू 24 है, तो S2 की वैल्यू मतलब रिटर्न आने की जो स्पीड है, S1 मतलब जाने की स्पीड, S1 मतलब जाने की स्पीड, S2 मतलब क्या हो जाएगा, रिटर्न आने की स्पीड। S2 क्या हो जाएगा, S2 हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। S2 क्या हो जाएगा, 12 किलोमीटर पर आवर। आपको क्या निकालने के लिए बोला है, आपको निकालने के लिए बोला है रिटर्न स्पीड, मतलब S2 ही निकालने के लिए बोला है। तो आंसर में क्या मिल जाएगा, S2 निकालना है, तो आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12 किलोमीटर पर आवर। कैसा लगा क्वेश्चन, है मजेदार क्वेश्चन। एक ही फार्मूला है, इंपॉर्टेंट है। फार्मूला से कितना इजी हो जाता है सभी को समझ में आ गया। फार्मूला इसलिए बोलता हूँ कि वॉल के ऊपर स्टिक कर लो। जैसे बचपन में रट लेते थे फार्मूलाज, टीचर लोग मारते थे तो रट लेते थे, अभी तो टीचर लोग नहीं है तो फार्मूला सभी भूल गए, ठीक है। तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। एंड कभी भी टाइम एंड डिस्टेंस गिवन होगा तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, और एक फार्मूला है एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम मिल जाएगा, ठीक है। ये भी एक फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये फार्मूला यूज किया जाता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो मेंस के बैच में प्लीज गाइज प्लीज एनरोल कर लीजिए। 99 रुपीज में इतने अच्छे क्वालिटी का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी के क्लासेस आपको कहीं पे नहीं मिलने वाले। पूरी जन्नत, पूरी जहन्नुम देख लो, कहीं पे नहीं मिलने वाले, ठीक है। तो एक बार एनरोल कर लीजिए, लाइव क्लासेस अटेंड कर कीजिए। डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी के लिए रिकॉर्डिंग देखना किसी के बस की बात नहीं है, रिकॉर्डिंग नहीं देखते हैं, रिकॉर्डिंग में उतना डिसिप्लिन नहीं आता है। तो प्लीज गाइज एक ही चीज बोलना चाहता हूँ कि लाइव क्लासेस देखो एंड उड़ा दो, क्वेश्चन उड़ा दो, ठीक है। सिलेक्शन ही होना चाहिए इस बार, 2025 आपका सिलेक्शन ईयर होना चाहिए। तो चलिए गाइस सॉल्व करते हैं। आई होप कि आपका सॉल्व हो चुका है। क्या बोला है, सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल इज 65% ऑफ इट्स मार्क प्राइस। मार्क प्राइस का 65% अगर मैं देखूंगा तो वो मिल जाएगा मुझे सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस का अगर मैं 65% देखूंगा तो वो मिल जाएगा मुझे सेलिंग प्राइस। 65% की फ्रैक्शन क्या आती है, 13/20। 65% की फ्रैक्शन क्या आती है, 13/20। कैसे निकाला, 5% की फ्रैक्शन क्या आती है भाई, 5% की फ्रैक्शन 1/20 आती है। 5% की फ्रैक्शन 1/20, ठीक है। दोनों तरफ अगर मैं 13 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 65% की फ्रैक्शन 13/20। तो अगर मार्क प्राइस 20 यूनिट होगा तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 13 यूनिट। क्योंकि 65% है तो इसे मैं कैसे रीड करूंगा गाइज, इसे मैं ऐसे रीड करूंगा, 20 का 65% क्या आता है, 13 आता है। 20 का 65% 13 आता है, तो 20 अगर मार्क प्राइस होगा, 20 अगर मार्क प्राइस होगा तो 20 का 65% 13 आता है। एंड आपको तो वही बोला था कि मार्क प्राइस का 65% सेलिंग प्राइस है।
तो 20 का मतलब मार्क प्राइस का 65% क्या है, सेलिंग प्राइस है, मतलब 20 का 65% तेरा है, ठीक है। ये 10 बार इतने इसीलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि स्टेटमेंट क्या है, कंफ्यूजिंग है। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट को समझ में आ जाता है एक ही बार में, जो रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, जो 10 टीचर को फॉलो करते हैं, इधर उधर भटकने के बाद इस चैनल पे आते हैं, तो उनको तो फॉलो करने की, सॉरी, उनको तो 10 बार बताने की जरूरत ही है। एक ही चीज बोलना चाहता हूँ गाइस, 10 चैनल को फॉलो करने के बाद इस चैनल पे आ रहे हो एंड इस चैनल पे आपको ऐसे सेटिस्फाइड लग रहा है, तो एक बार सोच के देखो कि क्या आप जिस चैनल पे पढ़ रहे हो, क्या वो चैनल आपके लिए सूटेबल है क्या? अगर वो सूटेबल रहता तो 10 जगह भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। क्वेश्चन के लिए भटक सकते हो, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, कंटेंट के लिए भटक सकते हो, बट डाउट्स के लिए भटकना, तो समझ लीजिए कि आप जहाँ पे भी पढ़ रहे हो, कहीं न कहीं, कहीं तो भी मिस्टेक है, ठीक है? तो प्लीज़ गाइज़ एक बार देख लीजिए पेड कोर्स में मेरे, कोई ज़्यादा फीस नहीं है, 99 एंड 49 रुपीज़ में प्रीलिम्स की बैच है। 49 रुपीज़ में प्रीलिम्स की बैच है, 1 महीना पढ़ाता हूँ दोनों सब्जेक्ट एंड 99 रुपीज़ में मेंस की बैच है। प्लीज़ गाइज़ एक बार देख लीजिए, यहाँ से वहाँ चले जाते हैं ₹50, ठीक है? बाल कटवाने जाओगे तो बाल भी चले जाएँगे एंड 100 डेढ़ 100 भी चले जाएँगे। अब आगे क्या बोला है देखो गाइस, आगे बोला है अब पूरे एंटायर बिज़नेस में उसे प्रॉफिट होता है 20% का। 20% का प्रॉफिट होता है कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस के बीच में। प्रॉफिट होता है कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस के बीच में। 20% का प्रॉफिट मतलब 1/5 का प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस अगर 5 होगा तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 5 पे 1 का प्रॉफिट मतलब सेलिंग प्राइस हो जाएगा 6 यूनिट। कॉस्ट प्राइस अगर 5 यूनिट है तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 6 यूनिट। बट एक जगह पे सेलिंग प्राइस 13 है, एक जगह पे 6 है, दोनों को इक्वल करने के लिए 13 को 6 से मल्टीप्लाई, 13 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 20 को भी 6 से मल्टीप्लाई, फिर 6 को 13 से मल्टीप्लाई, 6 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो 5 को भी 13 से तो नया रेशियो क्या मिल जाएगा? 120। मार्क प्राइस क्या मिल जाएगी मुझे? तीनों को कंबाइन करूँगा तो 120 यूनिट मिल जाएगी। क्या मिल जाएगा? 13 इंटू 6 क्या आता है? 78 आता है। 13 से कम 78, 78 आता है एंड कॉस्ट प्राइस क्या मिल जाएगी? 13 पच्चीस 65, क्या मिल जाएगा? 65 यूनिट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 65 यूनिट मिल जाएगा। अब आगे क्या गिवन है? आगे गिवन है इफ द शॉपकीपर सेल्स द टेबल एट मार्क प्राइस, वो मार्क प्राइस पे ही बेच देता है, कुछ डिस्काउंट नहीं देता है, मार्क प्राइस पे ही बेच देता है, देन द सम बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस ऑफ अ टेबल, कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस के बीच में कितना का डिफरेंस है? कितने का डिफरेंस है? सम कितने की है गाइस? कितनी मिल जाएगी मुझे? सम मिल जाएगी, इन दोनों को ऐड करूंगा, मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस की सम कितनी मिल जाएगी? कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस की सम, ये सम मिल जाएगी मुझे 185। सम कितनी मिल जाएगी मुझे? 185 यूनिट। बट यहाँ पर तो सम कितनी बोली है? 27 एंड 75, 27 एंड 75 मिल जाएगी। तो देखो गाइस सॉल्व करते हैं, एक यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? एक यूनिट की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 27 एंड 75, 27 एंड 75 डिवाइडेड बाय 27 एंड 75 डिवाइडेड बाय 185, 27 एंड 75 डिवाइडेड बाय क्या मिल जाएगा? 185। दोनों तरफ 5 5 से डिवाइड करूंगा तो क्या आंसर मिल जाएगा? 5 5 से डिवाइड करूंगा तो आंसर मिल जाएगा, एक सेकंड, 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 5 जा, फिर से 5 5 जा, फिर से 5 5 जा, ट्रिपल 5 मिल जाएगा। नीचे क्या मिल जाएगा? नीचे अगर मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो 5 3 जा, 3 बचा, 5 बचा, 5 7 जा, 37 मिल जाएगा। अब 37 अगर मिल जाएगा तो 37 से डिवाइड कर सकते हैं क्या गाइस? देखो, एंड में मुझे 5 चाहिए, एंड में मुझे 5 चाहिए क्योंकि 7 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो एंड में यूनिट प्लेस पे 5 मिल रहा है। तो 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो नहीं मिलेगा, 15 से मल्टीप्लाई करके देख लो, ठीक है? 05 से करूँगा तो मिलेगा क्या आंसर? नहीं मिलेगा, तो 15 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 15 इंटू 37 क्या मिल जाएगा? 15 इंटू 37 क्या मिलता है? 37 इंटू 15, 15 त्रिक 45, 45 मतलब 450, 15 साती 510 है। 15 साती 510 है मतलब 5 5 एंड 5, तो आंसर क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा मुझे 15, डिवाइड करने के बाद क्या मिल रहा है? डिवाइड करने के बाद 15 मिल रहा है। अगर डिवाइड करने के बाद 15 मिल रहा है तो 1 यूनिट की वैल्यू 15 रुपीज़। 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू 15 रुपीज़। आपको क्या निकालने के लिए बोला है? कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टेबल। कॉस्ट प्राइस क्या है? 65, तो 65 इंटू क्या मिल जाएगा? 15 मिल जाएगा, 15 सत्तर 90, 900 एंड 15 पच्ची 75, 75, 900 प्लस 75 क्या मिल जाएगा? 975 रुपीज़ मिल जाएगी, ये इसकी कॉस्ट प्राइस होगी। कॉस्ट प्राइस क्या होगी? 975 रुपीज़। ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा, ठीक है? सभी को क्लियर है? मज़ा आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ठीक है? तो ये मज़ा मैं सभी स्टूडेंट्स को देना चाहता हूँ एंड ये मज़ा सिर्फ मिलता है
इसी चैनल पर। और अदर चैनल पे इतने क्वालिटी का कंटेंट, क्वालिटी का एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है, इतने फास्ट वे में सॉल्व किया जाता है, आप सभी को भी पता है, ठीक है? डाउट्स क्लियर नहीं रहते। क्वेश्चन करो, अगर डाउट्स क्लियर नहीं रहेंगे, एक भी बार बता दो कमेंट सेक्शन में कि ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ गया। 2 बार देखो, 3 बार देखो एंड फिर बोलो कि ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ गया। गारंटी देता हूँ, चैलेंज करता हूँ कि क्वेश्चन सभी को समझ में आ जाएगा। 5th क्लास का बच्चा भी देखेगा तो उसे भी ये चीज़ समझ में आ जाएगी। अरिथमेटिक टॉपिक भी नहीं पता, पाइप एंड सिस्टम भी आपने नहीं पढ़ा, तो ये मैं एक्सप्लेनेशन करूँगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? सॉल्व करो, 30 सेकंड का टाइम है। तो चलिए गाइस सॉल्व करते हैं। क्या बोला है? पाइप पी कैन फिल द टैंक इन 48 आवर्स। वेरी गुड। ये जो पाइप पी है ये 48 आवर्स में, मतलब टाइम के कॉलम में मैं 48 लिख लेता हूँ। टाइम के कॉलम में क्या लिख लेता हूँ? टाइम के कॉलम में 48 लिख लेता हूँ। तो टाइम के कॉलम में मुझे क्या मिल जाएगा? टाइम के कॉलम में 48 मिल जाएगा। ठीक है। अब आगे क्या बोला है गाइस देखो, बट इट टेक्स ट्वाइस एज मच एज टाइम ड्यू टू द होल इन द बॉटम ऑफ द टैंक। अब टैंक में क्या है? एक लीकेज है। टैंक में लीकेज है तो लीकेज भी चालू है एंड पाइप पी भी चालू है। लीकेज भी चालू है एंड पाइप पी भी चालू है। लीकेज भी चालू है एंड पाइप पी भी चालू है। इसका मतलब दोनों मिलके काम करते हैं। लीकेज भी चालू है एंड पाइप पी भी चालू है। अगर दोनों मिलके काम करते हैं तो कितना टाइम लगता है? ट्वाइस टाइम लगता है। ट्वाइस टाइम लगता है, इसका मतलब क्या लगता है? 96 आवर लगते हैं। ठीक है, लीकेज भी है एंड पाइप फिल करना, वाटर फिल करना भी चालू है, तो 96 आवर लगते हैं। इन दोनों का एलसीएम क्या मिल जाएगा? 96 यूनिट मिल जाएगा। तो पी की एफिशिएंसी मुझे 2 यूनिट मिल जाएगी। इन दोनों की मिलाने के बाद एफिशिएंसी 1 यूनिट मिल जाएगी, क्योंकि टोटल वर्क को टाइम पीरियड से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो एफिशिएंसी मिल जाएगी 1 यूनिट। टोटल वर्क को पी के टाइम पीरियड से डिवाइड करूंगा, 48 से डिवाइड करूंगा तो मुझे टाइम पीरियड सॉरी एफिशिएंसी मिल जाएगी पी की। तो देखो गाइस, सिंपल सिंपल दिख रहा है। पी को 2 यूनिट एफिशिएंसी लग रही है, दोनों को मिलाने के बाद 1 यूनिट एफिशिएंसी लग रही है। अब दोनों मिलके काम करते तो एफिशिएंसी कम हो गई। पी की एफिशिएंसी ज्यादा थी तो दोनों मिलके काम करते तो एफिशिएंसी कम लग गई। तो एफिशिएंसी कम इसीलिए लगी है भाई क्योंकि लीकेज भी तो है। तो लीकेज की एफिशिएंसी क्या मिल जाएगी? -1 मिल जाएगी। लीकेज की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी। तभी तो पी प्लस एल करूंगा, मतलब पी 2 यूनिट है एंड एल -1 है, तो पी प्लस एल करूंगा तो मुझे 1 यूनिट मिल जाएगा। पी प्लस एल क्या मिल रहा है? 1 यूनिट मिल रहा है। तो 2 यूनिट माइनस 1 यूनिट, 1 यूनिट मिल रहा है दोनों को ऐड करने के बाद। इसका ही मतलब गाइस देखो, एल की जो एफिशिएंसी है, जो लीकेज है, लीकेज की एफिशिएंसी क्या है? 1 यूनिट है। लीकेज की एफिशिएंसी 1 यूनिट है, लीकेज की एफिशिएंसी 1 यूनिट है, तो आपको क्या निकालने के लिए बोला है? आपको निकालने के लिए बोला है कि ये जो लीकेज है, पूरी भरी हुई टैंक एम्प्टी करने के लिए कितना टाइम लेगा? पूरी भरी हुई टैंक मतलब 96 यूनिट उसमें क्या होगा? वाटर होगा एंड उसकी एफिशिएंसी क्या है? 1 यूनिट है। तो टाइम कितना लेगा वो? 96 आवर टाइम लेगा। टाइम कितना लेगा? 96 आवर। ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। ठीक है, सभी को क्लियर है गाइस कैसे सॉल्व किया है? तो चलिए गाइस आज का सेशन एंड कर देते हैं। आज हमने काफी क्वालिटी के क्वेश्चंस किए, क्वालिटी के अंडरस्टैंडिंग के साथ एंड क्वालिटी के डीप नॉलेज के साथ। पाइप एंड सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा, उसके बाद आपको कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा, फिर स्पीड के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा, फिर क्वेश्चन मिलेगा आपको ग्रेप्स के परसेंटेज ऊपर, फिर क्वेश्चन मिलेगा आपको इंक्रीमेंट परसेंटेज के ऊपर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर, फिर आपको कर्ड सरफेस एरिया मतलब मेंस्ट्रुएशन टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा, फिर आपको टाइम वर्क एंड एफिशिएंसी के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा, उसके बाद आपको पाइप एंड सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा। तो आप ही देख लीजिए एक ही क्लास में आपको कितने टॉपिक्स मैंने कवर करवा के दिए एंड रेगुलर बेसिस के ऊपर ये टॉपिक्स पर आप प्रैक्टिस करोगे तो गारंटी देता हूँ कि 2025 के एग्जाम्स में अरिथमेटिक को कोई आपको हाथ भी नहीं लगा सकता। अरिथमेटिक इतना स्ट्रांग हो जाएगा एंड हाई लेवल के क्वेश्चंस करवाऊंगा गाइस, ताकि आपको इजीली बेसिक लेवल के क्वेश्चंस, आरआरबी क्लर्क लेवल के क्वेश्चंस इजीली बन जाए एंड मेंस के भी क्वेश्चन इजी लगने लगेंगे अगर आप प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन हाई लेवल की प्रैक्टिस करते हो। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइस।